क्या अधिकारियों को सरकारी मकान मिलता है? सरकारी अधिकारियों को उत्तर है कोई आवश्यक नहीं, लेकिन कुछ अधिकारियों को तो ज़रूर ही मिलता है। हालांकि एक्सेप्शंस वहाँ भी हो जाते हैं। जैसे यूपीएससी से जो अधिकारी आते हैं, उन अधिकारियों में आईएएस को, आईपीएस को, आईआरएस को मिलना ही मिलना है। कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज की अपनी कॉलोनियां हैं कई शहरों में, उनको भी मिल जाता है। डाक विभाग में जो अकाउंट्स ऑफिसर या रक्षा सेवा में जो अकाउंट्स ऑफिसर वगैरह हैं, उनके भी अपने मकान, सरकारी मकान होते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं कि उन्हें निजी मकानों में रहना पड़ता है, यानी किराए के मकानों में। जैसे कि पिछला अधिकारी गया ही नहीं है, उसने खाली ही नहीं किया है। कुछ प्रोविज़न होता है, हर एक विभाग के अपने कुछ नियम होते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किराया देकर, जैसे कि 1 महीना तक किसी ट्रांसफर्ड अधिकारी का परिवार रह सकता है किन्हीं कंडीशंस में। अब मान लीजिए नया अधिकारी आ गया, पुराना गया नहीं है, मकान तो एक ही है। कई जगह पर पूरी पूरी कॉलोनी बनी है तो मिल भी जाते हैं मकान, जैसे गाज़ियाबाद में सिंघानी गेट पर भी है, लोहिया नगर में भी हैं, लाल क्वार्टर के आसपास भी थे, और भी जगहों पर हैं। तो कई बार अधिकारियों को दूसरी जगह पर सरकारी मकान मिल जाते हैं। आगरा में भी इसी प्रकार से जजिस कॉलोनी कहलाती है, वहाँ पर न्यायपालिका के अधिकारियों को भी और अनेक विभागों के अधिकारियों को भी मकान मिल जाते रहे हैं। डीएम कॉलोनी तो होती ही हैं ज़्यादातर शहरों में। तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और साथ में ट्रेजरी ऑफिसर, इनको भी मकान सदैव मिल जाता है। पीसीएस अधिकारी हैं, लेकिन मैं रहा हूँ। लेकिन एक एग्जाम्पल देखा था कि नैनीताल में ट्रेजरी ऑफिसर को मकान नहीं मिल रहा था। कुछ टेक्निकल वजह हो गई थी। रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस जगह पर जिधर उनका मकान होता था, सरकारी आवास। तो वो महीनों तक वो रोड कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, भूस्खलन हो गया था उस समय। हम लोग ट्रेनिंग में थे उस समय, तब की बात है। तो फिर वहाँ नैनीताल में एक सुविधा है कि एक ऑफिसर्स क्लब है, और ओक पार्क में कॉटेजेस हैं, होंगी, अभी भी होंगी। वहाँ पर मंत्रियों को, विधायकों को और अधिकारियों को, सभी को बहुत ही नॉमिनल किराए पर मकान मिल जाते हैं। जैसे मैं कॉटेज में रहा था, चूँकि पत्नी बच्चों को रखा था ट्रेनिंग में, तो 1 रुपया रोज़ के हिसाब से उस ज़माने में, हालांकि वो भी बहुत था क्योंकि 30 रुपये महीने बैठता था, 650 रुपये महीने का भोजन कर लेते थे हम लोग, 1200 रुपये तनख्वाह मिलती थी। पे स्केल यही था, तब 700 से 1600 था, तो 700 के टोटल 1200 मिला करते थे। आधी से ज़्यादा तनख्वाह जो है भोजन में चली जाती थी, तो 30 रुपये महीने भी एक अच्छी खासी रकम होती थी। नैनीताल क्लब, ऑफिसर्स क्लब, नैनीताल क्लब जो है वो, उसमें भी मैं कुछ दिन रहा हूँ। फिर कभी जब नैनीताल घूमने गया तो आई कार्ड दिखाकर वहाँ पर फ्लैट जैसे बने हुए हैं, मिल जाते हैं। देहरादून में सरकारी आवास नहीं था मेरे लिए, मैं ट्रेनिंग में था चूँकि, तो वहाँ पर गीता भवन में कुछ दिन के लिए, और फिर जैन धर्मशाला गांधी रोड पर, वहाँ पे मैं रहा। जैन धर्मशाला में काफ़ी समय रहा, सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई थी, तो इस तरह से मिल ही जाते हैं। लेकिन कुछ विभाग बहुत बड़े हैं और मकान उनके नहीं हैं। अगर अपने जैसे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, जो कमर्शियल टैक्स है, हर शहर में इनके अपनी कॉलोनी नहीं है। आगरा में जयपुर हाउस कॉलोनी है,
गाज़ियाबाद में सेल्स टैक्स की कॉलोनी नहीं है, तो इनको सरकारी मकान नहीं मिल पाते हैं। सरकारी मकान मिलने का एक थंब रूल है वो ये है कि मकान पाने की एलिजिबिलिटी तो होती ही है। खैर, अगर सरकारी संपत्ति में कोई मकान खाली है, गवर्नमेंट एस्टेट कहते हैं, और वो अधिकारी एलिजिबल है और अलॉटिंग अधिकारी अगर उसको अलॉट कर देता है, तो वेतन का, मूल वेतन का, बेसिक सैलरी का, बेसिक पे का 10% कटने का नियम है। विभागों में थोड़ा बहुत अंतर भी होता है। 10% कटेगा और एचआरए नहीं मिलेगा। एचआरए का मतलब है हाउस रेंट अलाउंस, जितना भी मिलता हो वो नहीं मिलेगा। ये हुआ किराया, जो मिलना है वो नहीं मिलेगा और 10% कटेगा। एक्चुअली मिलता इतना कम है कि दोनों को जोड़कर भी बाजार दर से जो किराया होगा उससे काफ़ी कम पड़ता है सरकारी मकान अगर मिल जाए। एक और बात है कि सरकारी मकान अगर उपलब्ध है और अगर हम फोरगो कर देते हैं, अगर हम डिनाई कर देते हैं कि हम नहीं लेंगे, हमारे यहाँ एक अधिकारी ने डिनाई कर दिया था, तो उनके वेतन से 10% कटता रहा मकान किराया भत्ता एचआरए उनको नहीं मिला। ऊपर से जवाब तलब भी हुआ कि आपके पास इतनी इनकम कहाँ से आएगी जो आप बाहर 1500 रुपये महीने में, उन्होंने बैंक कॉलोनी आगरा मकान लिया था, उस ज़माने का रेट है ये, 3 कमरे का 3 BHK वाला मकान था, 1500 रुपये का रेट था उस समय। आज 15,000 का होगा, 20,000 का होगा। तनख्वाहें भी उतनी बढ़ गई, आज 50-60 हज़ार तनख्वाह मिलती है, तब 1200 से लेके 2000 के बीच में हुआ करती थी। पे स्केल भी तब यही था, इसी तरह का। तो मकान मिलने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब मैं गाज़ियाबाद में आया तो मैंने पहले सरकारी मकान ट्राई किया, क्योंकि मैं आगरा में था, सरकारी मकान था मेरे पास, हालांकि बहुत असुविधाजनक था और बहुत बेकार था प्राइवेट लेता तो ज़्यादा सुखी रहता। जयपुर हाउस के मकान काफ़ी निकृष्ट थे। एग्जैक्टली क्या है कि हमारे बॉसेस की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर होने के नाते जिस टाइप 4 के लिए एलिजिबल था, जैसे मैं मुरादाबाद में ट्रेजरी अफसर था, तो टाइप 4 मकान, बहुत बड़े बड़े कमरे, और टाइप 4 का मतलब होता है सबसे बड़ा मकान। तो ट्रेजरी अफसर होते हुए मैं एलिजिबल था, मुझे मिल गया था। पहले वेटिंग में था तो मुझे सिंगल रूम ट्रांजिट हॉस्टल और फिर डबल रूम ट्रांजिट हॉस्टल मिला जो डीएम कॉलोनी में ही है, और फिर बाद में टाइप 4 मिल गया। टाइप 4 की एलिजिबिलिटी होती है गस्टेड ऑफिसर की, आगरा में भी वही मिलना चाहिए था, लेकिन बॉसेस हमारे इतने थे, डिप्टी कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर इतनी ज़्यादा संख्या में थे, और असिस्टेंट कमिश्नर तो आगरा में 100-150 रहे होंगे उस समय, तो कैसे मकान मिल सकता था सबको। बहुत बड़ी कॉलोनी है, हालांकि ज़्यादातर असिस्टेंट कमिश्नर्स और सीटीओ भी रहते थे, उससे एक लेवल नीचे सीटीओ होता है, जिसकी परीक्षा इसी से होती है, लोक सेवा आयोग से ही। तो पहले अलग एग्ज़ाम होता था, आजकल सेम एग्ज़ाम होता है, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, वो लोग भी रहा करते थे। तो हम लोग उन मकानों में रहते थे जो क्लर्क्स के लिए बने थे, यानी कहने के 3 कमरे, लॉबी, किचन था, लेकिन बहुत छोटे कमरे थे, बहुत ही ज़्यादा छोटे। तो एनीवे मिल गया था। असुविधा बहुत थी, पानी की सुविधा, तरह तरह की सुविधा, और दूसरी बात है साथियों के बीच में रहना बड़ा ही सामाजिक रूप से गड़बड़ होता है, सबकी निगाह आप पर लगी रहती है, आप स्वतंत्र नहीं होते हैं, लेकिन रहना पड़ेगा, अगर कॉलोनी है तो रहना पड़ेगा। अब गाज़ियाबाद में आए तो यहाँ तो है ही नहीं व्यवस्था, तो प्राइवेट मकान देखा, रहने लगे, फिर सरकारी के लिए ट्राई किया। तो मेरे पत्नी बंधु जो हैं, मेरी पत्नी के कज़िन, यहाँ पर एसडीएम थे उस समय, एसडीएम सदर यानी मेन गाज़ियाबाद के एसडीएम केडी दुबे। तो उन्होंने कहा कि भाई दीक्षित जी, आप प्रयास मत करिए, बहुत ख़राब मकान है, लाल क्वार्टर के मकान भी बहुत ख़राब हैं, और लोहिया नगर के भी बिल्कुल बहुत बुरे हैं, आप एक बार देख आओ। सिंघानी गेट वाले कुछ ठीक हैं जहाँ वो रहते थे, लेकिन बोले ये बहुत बड़े अधिकारियों को दिए, एसडीएम्स तो हमेशा बड़े अधिकारियों में गिन लिए जाते हैं, भले ही हमारे बराबर होते हैं, लेकिन वो एसडीएम्स तो रहते थे वहाँ, एडीएम्स रहते थे, जजेस रहते थे। उन्होंने कहा एक मकान खाली होने वाला है, एक आपके जॉइंट कमिश्नर हैं पालनी साहब, उनका ट्रांसफ़र होने वाला है, मैंने हेडक्वार्टर पर सुना है,
जैसे ही वो जाए, वो अलॉटिंग ऑफिसर थे, जो हमारे पत्नी के बंधु थे, भाई साहब थे जो, वही अलॉटिंग ऑफिसर थे। बोले मैं आपके नाम अलॉट करवा दूंगा, डीएम से कह के स्पेशल ऑर्डर करवा के। अब पालनी साहब हमारे बॉस थे, बड़ी मज़े की बात है, सुनना ध्यान से। पालनी साहब हमारे बॉस, उन्होंने ये नहीं कहा था कि पालनी साहब का ट्रांसफ़र हो रहा है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आपके एक सीनियर ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि हेडक्वार्टर पर चर्चा है, मैं सुन के आया हूँ। तो मेरी एप्लीकेशन थी सरकारी मकान के लिए, पालनी साहब को फॉरवर्ड करनी थी। मैं एलएमएस पालनी साहब जो हैं, बड़े सज्जन अधिकारी थे, अच्छे अधिकारी थे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर, सरकारी मकान के लिए अप्लाई कर रहा हूँ सिंघानी गेट पे, और आप फॉरवर्ड कर दीजिए। बोले वहाँ मकान खाली कहाँ है? मैंने कहा सर पता नहीं, मेरे पत्नी के भ्राता हैं, बड़े भाई हैं, कज़िन, वो एसडीएम हैं दुबे दुबे जी, उन्होंने बताया है कि कोई हमारे सीनियर ऑफिसर का ट्रांसफ़र होने वाला है और वो मकान खाली हो जाएगा, तो एप्लीकेशन आप फॉरवर्ड कर दीजिए, जब खाली हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा। पालनी साहब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका ट्रांसफ़र गाज़ियाबाद से होगा, और वो समझ गए कि किसका होगा, क्योंकि उस कॉलोनी में उनके अलावा कोई सेल्स टैक्स का अधिकारी रह ही नहीं रहा था, वही अकेले रह रहे थे, बाकी सब लोग न्यायाधीश थे या एसडीएम एडीएम थे। अब उन्होंने तुरंत छुट्टी ली और सीधे हेडक्वार्टर भागे और वहाँ जाके अपना ट्रांसफ़र रुकवाया। लौट के आए, बोले भाई दीक्षित, तुमने बहुत उपकार किया मेरा, तुमने ये बात बता कि तुम्हें पता भी नहीं है तुमने कितना बड़ा उपकार किया। मेरे तो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, और यहाँ पर मुझे बड़ी मुश्किल हो जाती अगर ट्रांसफ़र होता, लेकिन ये सडन ट्रांसफ़र की खबर तुमने दे के बड़ा अच्छा किया, मैंने रुकवा लिया। फिर उन बॉस से बड़े अच्छे मधुर संबंध बने रहे। इस घटना के बाद में मैं उनका पड़ोसी भी हुआ। वो रिटायर होकर लखनऊ साउथ सिटी में रहने लगे और मैं भी वहीं रहा। उनको बागवानी का बड़ा शौक़ था, और मुझे जहाँ तक याद है पेट्स पालने का भी बहुत शौक़ था। तो हम लोग उनके यहाँ कई बार जाते थे। मैं उनके पड़ोस में रहा जब लखनऊ पोस्टिंग रही, तो साउथ सिटी में भी रहा, किराए पे रहा। उनका अपना निजी मकान था। तो एक मकानों के से जुड़ा हुआ एक किस्सा मैंने तुम्हें सुनाया। सरकारी मकान नहीं लिए जाए कॉलोनी में तो अच्छा है, अगर सुविधा हो। रीज़न ये है कि एसडीएम डीएम एडीएम हैं तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और बहुत सुविधा संपन्न होते हैं। अन्य विभागों के अधिकारियों को या तो मिलते नहीं है, जुगाड़ करके नहीं लिए जाएं तो अच्छे, क्योंकि हमेशा निगाह में खटकते रहते हैं। अगर सेल्स टैक्स वाला कोई जो है डीएम कॉलोनी में रहने लगे, तो उसके यहाँ व्यापारी आएंगे जाएंगे, रोज़ गाड़ियाँ खड़ी होंगी, सुबह शाम तक गाड़ियाँ रुकेंगी, तो वो बदनाम हो जाएगा बहुत जल्दी। या उसकी शान शौकत अगर थोड़ी ज़्यादा हुई तो, अब मैं चाहे अर्निंग मेरी उस तरह की 2 नंबर की नहीं होती थी, लेकिन मैं अपने सीमित साधनों में रहता शान शौकत से रहा हूँ। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करना, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करना, महंगी चीज़ें यूज़ करना, हमेशा से आदत रही है। इतना ईश्वर ने दिया है कि वो मैं अफोर्ड कर पाता था। जब अध्यापक का बेटा था और पिताजी के खर्चे पर ही पल रहा था, तब भी मैंने बहुत शान से ज़िंदगी बिताई है, क्योंकि मेरे पिता का एक सेंटेंस बड़ा ही मार्मिक है। वो कहते थे, मैं राजा न सही, लेकिन तुम राजकुमार की तरह रहो। एक छोटी सी घटना थी, मैं बताई है पहले शायद। मैं 8-9 साल का था, तो मैंने जॉन फिट्ज़जेराल्ड केनेडी के बेटे की फ़ोटो देखी। मेरे पास एक बहुत बढ़िया सी एक किताब थी उसमें। तो वो ब्लैक कोट पहने हुए, यहाँ पर ब्रोच लगाए हुए, चेन सोने की डाले हुए, और एकदम बंद गले का ब्लैक कोट पहने हुए, चेस्टर कहलाता था उस समय, लंबा कोट होता था घुटनों तक, वो पहने हुए, बढ़िया बूट पहने हुए, गम बूट टाइप के, वो खड़ा हुआ था। तो मैं उसको देख के एकदम सन्न रह गया। बाल उसके बिल्कुल लगभग इसी टाइप स्टाइल में थे जैसे मेरे अभी भी हैं, इधर भी बराबर इधर भी बराबर ही हों, कोई वो स्टाइल नहीं था, और थोड़ा उसमें शाइनिंग भी थी बालों में, जैसे ब्रिल क्रीम लगाते थे उस ज़माने में। तो मैंने पिताजी से, मैं देख रहा था एकदम से टकटकी लगा के। पिताजी आए, बोले क्या आप कैनेडी की जीवनी पढ़ रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये लड़का कितना अच्छा लग रहा है। तो बोले कि हाँ भाई, राष्ट्रपति का लड़का है।
तो हमने कहा कि क्या मैं ऐसा सूट नहीं पहन सकता? बोले बिल्कुल पहन सकते हो, कल ही सिलवाते हैं। बैंक गए, जैसे जो भी धनराशि आवश्यक थी वो निकाली, और मेरे लिए ब्लैक कलर का बिल्कुल वैसे ही फ़ोटो दिखा के टेलर को, और सूट वूट सब सिलवाया मेरे लिए, सारी चीज़ें करवा के, और गम बूट अच्छे से, और ब्रोच तो नहीं मिला उस तरह का, लेकिन एक मेडल जैसी चीज़ थी। मेरे ख्याल से मुझे कक्षा 5 के स्कॉलरशिप परीक्षा में मिला था। मेडल नहीं था, लेकिन वो कुछ यहाँ लगाया जाता था, जैसे कलर्स होते हैं सेना में होते हैं, इस तरह का, जिन्हें स्कॉलरशिप मिलता था। 8 साल का ही रहा हूँगा, 5वां पास किया था मैंने 8 साल की उम्र में। तो वो था, वो मैंने लगाया। अब फ़ोटो खिंचवाने का तो रिवाज नहीं था, फ़ोटोग्राफ़र बड़े महंगी चीज़ हुआ करती थी। तो उस दिन उन्होंने ये कहा कि मैं राजा ना सही, राष्ट्रपति ना सही, लेकिन तुम राजकुमार की तरह पलोगे हमेशा। और ईश्वर ने उन्हें इतना धन हमेशा दिया कि मैं राजकुमार की तरह रह पाया। मुझे भी इतना ईश्वर दे ही देते हैं कि मैं भी अपने बच्चों, बहुओं, बेटों, नाती पोतों को राजकुमार की तरह रख पाता हूँ, राजकुमारियों की तरह रख पाता हूँ। ये ईश्वर की कृपा है। तो सरकारी अधिकारी एक तरह का किंग होता है, तो किंग का एक आवास भी होता है। अब वीडियो के अंत में मैं बता दूं कि किन अधिकारियों को नहीं मिल पाता सरकारी आवास। पीसीएस में बहुत सारे पद हैं जिन अधिकारियों को नहीं मिल पाता। पीसीएस में जिला कमांडेंट होमगार्ड को मिल जाता है, सामान्यतया मिल जाता है। जिला परियोजना अधिकारी को जरूर मिल जाता है। पीपीएस को तो मिल ही जाता है, एसडीएम ट्रेजरी अफसर को मिल ही जाता है, अकाउंट्स ऑफिसर्स को मिलना मुश्किल है, जो लेखाधिकारी होते हैं। ट्रेजरी ऑफिसर का ट्रांसफर जब लेखाधिकारी के तौर पर होता है तब मकान मिलना मुश्किल होता है सरकारी। आरटीओ को लगभग मुश्किल है मिलना। एआरटीओ होता है, एडीआईओएस, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। ये ए लगता है सब में, एआरटीओ पे होता है, बाद में प्रमोट होकर आरटीओ। आरटीओ डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं होता। तो एआरटीओ, एडीआईओएस अगर किसी को मिलता है तो अपनी जुगाड़ से, जैसे मुझे यहाँ पर मिल जा रहा था, मिला जा रहा था, मिला नहीं, चूंकि एसडीएम मेरे पत्नी के भाई थे इसलिए। लेकिन नॉर्मली नहीं मिलता, क्योंकि सरकारी मकान ज़्यादातर नहीं है। अगर किसी विभाग में बनवा लिए हो रिसेंटली तो हो सकता है बनवा ली हो। इसी तरह एआरसीएस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको नहीं मिल पाते। जिला पंचायती राज अधिकारियों को प्रायः मिल जाता है, हर जिले में नहीं मिल पाता। और सीटीओस को या असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स को नहीं मिल पाते। जिन जिलों में हैं, लखनऊ में हैं जैसे, वो भी कम पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य पद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मिल जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिंटेंडेंट मिल जाता है। ऐसे ही पद हैं तमाम। तो बहुत सारे पद हैं जिन्हें मिल जाता है, बहुत सारे पद हैं जिन्हें नहीं मिलता है। सूत्र एक ही है। अच्छा, अब कौन से मकान किसके लिए नामांकित होते हैं? डीएम, एसडीएम, एडीएम, आईपीएस, पीपीएस वगैरह के मकान नामांकित होते हैं। जैसे अगर डीएम की कोठी खाली है, डीएम का ट्रांसफ़र हो गया, नया डीएम नहीं आया, डीएम की जगह पर एडीएम नहीं काम करता, सीडीओ करता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, तो मकान खाली है, तो वो मकान और किसी को अलॉट नहीं होगा। एसएसपी का मकान और किसी को नॉर्मली अलॉट नहीं होगा। अदला बदली हो सकती है कि एसएसपी के मकान में एडिशनल कमिश्नर आ जाए और एडिशनल कमिश्नर के मकान में एसएसपी चले जाए, ये तो हो सकता है, मुरादाबाद में जैसे होता था। नामांकित मकान होता है, एक मकान उनके लिए रहेगा रिजर्व। कई पद हैं इस तरह के, क्योंकि डीएम का तो अपना बहुत बड़ा बंगला होता ही है, ऐसी एसएसपी का भी होता है। बाकायदा उन पर लिखा रहता है, सड़क पर भी लिखा रहता है, तीर लगे रहते हैं कि निवास वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इधर से रास्ता है। अरे भैया, कौन जाना चाहेगा वहाँ, कौन मिलना चाहेगा जाके, लेकिन लिखा रहता है जिलाधिकारी निवास, लिखा रहता है। तो बस मकानों का यही सूत्र है। बहुत सारे पद हैं। दूसरी बात, आप लोगों की ये गलतफहमी मैं दूर कर चुका हूँ पहले भी, दोबारा दोहरा दूँ
कि लोक सेवा आयोग से सिलेक्टेड हर अधिकारी पीसीएस नहीं होता। आज के ज़माने में पीसीएस सिर्फ एसडीएम ही लिख सकते हैं और कोई अधिकारी नहीं लिख सकते, और प्रमोट होकर आईएएस के समकक्ष रैंक पर आजकल पहुंचना सब विभागों में संभव नहीं है। क्वासी जुडिशियल डिपार्टमेंट्स में थोड़ी पोजीशन बेहतर हो जाती है, जैसे सेल्स टैक्स है। आजकल जिला चकबंदी अधिकारी शायद नहीं होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंसोलिडेशन ऑफिसर, क्यों कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है, वो नहीं होते हैं, नहीं तो वो भी एक क्वासी जुडिशियल पोस्ट होती थी। जिला भूमि अध्यप्ति अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, डीएलएओ, ये अब शायद नहीं होते हैं, ये भी क्वासी जुडिशियल होते थे और इनका बड़ा अच्छा पद होता था। ये पद अब शायद नहीं है, कुछ जिलों में होते होंगे जहां विकास कार्य चल रहा है, ज़मीन की जब्ती की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन का मुआवजा बांटना है, वगैरह वगैरह। तो ये जानकारियां मैंने दी। इस चैनल पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखा करिए। वॉच टाइम बताता है कि आप लोग पूरा नहीं देखते, कोई फ़ायदा नहीं उससे, आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। थैंक यू।